साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों, आप सबकी एक क्वेरी रहती है कि एंटी करप्शन के अपराध से यदि हम बरी हो जाएं तो उसके बाद फर्दर ज्ञापन कैसे देना है और वहाँ पर हमारे को कैसे वर्कआउट करना है। चूँकि आपको जानकारी नहीं होती है तो आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाते हो और अल्टीमेटली आपको ही नुकसान फेस करने होते हैं। तो वहाँ पर हम करें क्या, हमारे राइट्स क्या होंगे और किस तरह से हम आगे वर्कआउट कर सकते हैं, इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। आज के अध्याय में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन सभी बिंदुओं को खुलकर, और आपको कंसेप्चुअली मैं बूस्टअप भी करने वाला हूँ ताकि ऐसी समस्या आने पर आप खुद से ही अपना ज्ञापन तैयार कर सकें और खुद से ही आगे प्रोसीड करते हुए मैटर में लड़ सकें। तो घबराने का नहीं है, केवल कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाओ, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। और जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि यार चेहरे पे स्माइल रखो यार, ज़िंदगी छोटी है और समय का जो है भरोसा नहीं है। कुल मिला के देखो, अपन इस जीवन में आए हैं, कोई वकील बन गया, कोई जज बन गया, कोई स्टेनो बन गया, कोई क्लर्क बन गया, कोई अफसर बन गया। मोटी मोटी बात यही ना, पर सभी अपनी अपनी पीड़ा को जो है भोग रहे हैं। बट मेरा कहना यह कि ज़िंदगी के कुछ पल अगर मुस्कुरा के बिता लिए जाए तो मुसीबतों का सामना भी हम डटकर और आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, कसम खा लो कि अपने घर पर जाकर भाई कम से कम ये जो है ना गंदगी करप्शन की, इसको डिस्कस मत करो। जो होगा वो होगा, हम लोग फेस करेंगे और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। बट घर में जाके आपको हेल्दी एटमोसफेयर रखना है और घर में ये शो करना कि कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, कुछ समय ख़राब आया है, ये समय भी निकल जाएगा। तो आप मोटिवेट भी रहो और बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम लोग अच्छा वर्कआउट करके इन मुसीबतों से निकल भी जाएंगे। केवल और केवल हमें अच्छे प्रयास करने हैं, कंसेप्चुअली एक्टिवेट रहना है और जो हमारा टारगेट है उस पर हमको हिट करना है। तो साथियों, सबसे पहले आप नोट करें साइटेशन का नाम, फिर उसके फैक्ट्स क्या थे मैं आपको स्पष्ट करूंगा, और उसके बाद कॉन्टेंशंस क्या रहे उसको मैं स्पष्ट करूंगा, और अंतोकथवा कोर्ट का फैसला क्या रहा उसको मैं स्पष्ट करूंगा। और आपको इस अध्याय में कंसेप्चुअली आगे करना क्या है ये मैं आपको जो है स्पष्ट करने वाला हूँ। एक एक बात महत्वपूर्ण है, बात लाखों रुपए की है, कोई आपको नहीं बताने वाला है, पर मैं आपको खोल के बता रहा हूँ आज के अध्याय में। साथियों, जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, जयबीर सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, इसका साइटेशन है और जजमेंट डेट है 23 नवंबर 2022। रेट नंबर है 12257/2022। क्लियर हुआ? चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, लिख लिया ना पक्के से? चलो। द पिटिशनर who was employed with Slum and JJ Department, Municipal Corporation of Delhi, on the post of junior engineer since 2000 and was thereafter working on a diverted capacity with the respondent number 2, Delhi Urban Shelter Improvement Board, has approached this court for seeking the following reliefs। तो कुछ चंद लाइनें पढ़ के हमको ये स्पष्ट हुआ कि कोई व्यक्ति है, वो पर्टिकुलर कॉरपोरेशन में है और वो व्यक्ति बिफोर ऑनरेबल कोर्ट आया है कुछ ना कुछ रेमेडी लेने। अब वो रेमेडी क्या है वो समझते हैं हम। इशू और रिट। अब एक बात आप समझिए कि जब रिट की बात आएगी तो वहाँ पर आर्टिकल 226 संविधान का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि अगर कोई अन्याय हो रहा है और अन्याय संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में है तो उस पर्सपेक्टिव में हाई कोर्ट आर्टिकल 226 संविधान के तहत इंटरवीन करते हुए कंसर्न विक्टिम को राहत दे सकती है। यहां पर क्या मांगा इन्होंने? इशू और रिट ऑर्डर और डायरेक्शन स्पेसिफिकली इन द नेचर ऑफ मैंडामस। ये इसको आप अंडरलाइन कर दो। मैंडामस मीन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मांग रहे हैं, इट शुड बी इम्पेरेटिव। डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो कंसर्न इनका कॉर्पोरेशन है टू रीइंस्टेट द पिटिशनर टू हिज सर्विस विद ऑल द कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट, कि जो कंसर्न पिटिशनर है उसको विद ऑल द कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट उसकी सर्विसेज पर रीइंस्टेट करें। क्लियर है? एक बेनिफिट तो ये मांगा गया। इशू सच फर्दर एप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर डायरेक्शन एज दिस ऑनरेबल कोर्ट थिंक फिट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, कि इस केस के जो फैक्ट्स हैं और सर्कमस्टेंसेज हैं उसको देखते हुए कोर्ट को जो भी रेमेडी उचित लगे उस पर्सपेक्टिव में भी कॉन्सिक्वेंटल रेमेडीज मेरे पक्ष में जो है पारित करे। ये पिटिशनर का कोर्ट में तर्क था। क्लियर हुआ? चलें। तो जब भी रिट बनती है या पिटिशन बनती है तो उसमें ये प्रेयर करनी होती है, ये कानून का प्रोटोकॉल है। अगर आपकी प्रेयर डिफेक्टिव है, प्रेयर प्रॉपर नहीं है तो भी आपको जो है रेमेडी नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या हुआ? The brief facts of the case are that
द पिटिशनर वॉज वर्किंग विद रेस्पोंडेंट नंबर 2, कि जो पिटिशनर है वो रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो कॉरपोरेशन है यहाँ, जो उसकी एक संस्थान है, उससे जुड़ा हुआ है और उस वहाँ पर जो है काम कर रहा है। एक FIR दर्ज हुई सेक्शन 120B जो कि है कॉन्स्पिरेसी के लिए, सेक्शन 201, सेक्शन 218, सेक्शन 465 ऑफ IPC, रीड विथ सेक्शन 131D, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 12 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बाय द CBI। मामले में जो है चार्जशीट पेश हुई अगेंस्ट द पिटिशनर, और इसके साथ साथ बाय द वर्च्यू ऑफ CCA रूल्स, जिसका है रूल नंबर 10 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B, कंसर्न पिटिशनर को जो है अंडर सस्पेंशन रखा गया, और उसके सस्पेंशन को अल्टीमेटली कंसिडर किया गया बाय सस्पेंशन रिव्यू कमेटी, जिसको हम कहते हैं SRC, जिसने ये डिसाइड किया कि कंसर्न पिटिशनर को रीइंस्टेट किया जाए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द क्रिमिनल केस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी क्रिमिनल केस चलेगा और क्रिमिनल केस पेंडिंग है, तब तक आपको सर्विसेज पर रीइंस्टेट कर सकते हैं, ऐसे कानूनी प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं। साथियों, यहाँ पर क्या हुआ कि बिफोर दिस ऑर्डर रिवोकिंग हिज सस्पेंशन कुड बी कम्युनिकेटेड टू द पिटिशनर, कि ऑर्डर कम्युनिकेट उसको हो पाता। द कंसर्न पिटिशन अलॉन्ग विथ 5 को अक्यूज, जो कंसर्न पिटिशनर था और जो अदर को अक्यूज थे, उन्हें जो है कन्विट किया गया सेक्शन 120B IPC में, और सेक्शन 7, सेक्शन 12, सेक्शन 13(1)D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, जिसके अंतर्गत उन्हें 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट किया गया, उन्हें कस्टडी में लिया गया और उन्हें डीम्ड सस्पेंशन में जो है मान लिया गया। इन द लाइट ऑफ द पिटिशनर्स कन्विक्शन, मैटर जो है वापस से कंसिडर किया गया बाय SRC, जिसे हम कहेंगे सस्पेंशन रिव्यू कमेटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, who decided to issue show cause notice to the concerned petitioner to seek his explanation। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कन्विट कर भी दिया गया है तो 23/3/22 का एक बेसिक लॉ है गुजरात हाई कोर्ट का भी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कन्विक्शन के बाद भी अगर सर्विसेज को अफेक्ट करना है तो आपको SCN शो कॉज नोटिस जो है जारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी शो कॉज नोटिस जो है जारी किया गया, और उसमें यह कहा गया कि आपको जो है कन्विक्शन हुआ है तो क्यों ना आपको सर्विसेज जो है डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि ये एक मेजर डिस्क्वालिफिकेशन है टू कंटिन्यू द गवर्नमेंट सर्विसेज। पिटिशन ने जो है अपना रिप्लाई दिया और ये माना गया कि ये अनसेटिस्फैक्टरी है, और अल्टीमेटली उसके कन्विक्शन के बेसिस पर उससे सर्विसेज जो है डिसमिस कर दिया गया, और इस संबंध में एक ऑर्डर भी जो है पारित किया गया बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। पिटिशनर ने अपने कन्विक्शन को चैलेंज किया और उसके लिए उसने एक क्रिमिनल अपील फाइल की, और ये अपील जो है हाईकोर्ट ने अलाउ कर दी, इंक्लूडिंग द पिटिशनर। और उस हाईकोर्ट के फैसले के तहत उसका जो इम्प्रिजनमेंट था और जो सेंटेंस था और जो कन्विक्शन था, इसको सेटिस्फाइड किया गया और प्रोसीडिंग को जो है वो क्वेश कर दिया गया आर्म्ड विद सेड एक्विटल ऑर्डर। और इस एक्विटल ऑर्डर से प्रभावित होते हुए उसने एक ज्ञापन संबंधित अथॉरिटी को दिया और ये कहा कि मुझे सर्विसेज पर रीइंस्टेट करो और मुझे कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट दो, बट कोई रेस्पॉन्स यहाँ पर नहीं दिया गया। इस बात को आपको समझना है कि आप जब बरी हो जाते हो तो आप भी ज्ञापन देते हो, तो लंबे टाइम तक ऐसा ज्ञापन कंसिडर नहीं किया जाता है। इसने वापस से रिमाइंडर दिया, फिर रिमाइंडर दिया, फिर रिमाइंडर दिया, बट इन सभी रिमाइंडर पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। उसके राइट्स को अफेक्ट कर दिया गया और अल्टीमेटली उसे हाईकोर्ट की तरफ अप्रोच करना पड़ा। उसका ये कहना है कि व्हेन नोटिस वाज इशूड इन द प्रेजेंट पिटिशन, द लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 2 हैज कंटेंड दैट सिंस द CBI हैज प्रेफर्ड द SLB अगेंस्ट द एक्विटल ऑर्डर डेटेड so and so, the petitioner could not be reinstated in the services till the matter is finally disposed of by the Supreme Court। ये इंपॉर्टेंट कंटेंशन है, इसको आप नोट कीजिए कि CBI का कहना ये है, ये डिपार्टमेंट का कहना ये है कि चूंकि इस मामले में फर्दर SLP फाइल कर दी गई है, जब तक SLP डिसाइड नहीं होती है तब तक हम कोई भी प्रॉपर एडजुडिकेशन या फाइनल एडजुडिकेशन इस मैटर का नहीं मान सकते, जिस कारण जो रीइंस्टेटमेंट है वो नहीं भी किया गया है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी अधिकार कंसर्न पिटिशनर्स के अफेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। टुडे ही सबमिट दैट इवन इफ पेंडेंसी ऑफ SLP may not be a ground to reject the petitioner prayer to be reinstated because the petitioner acquittal wide order dated so and so is not being an honorable acquittal, he was not entitled to get द बेनिफिट ऑफ द रीइंस्टेटमेंट। ये भी तर्क दिया गया कि ऑनरेबल एक्विटल नहीं है, जिस कारण किसी भी रूप में उसे रीइंस्टेट का या सर्विस वापस जाने का बेनिफिट जो है हम नहीं प्रदान कर सकते। अब साथियों, एक बात यहाँ पर आपको समझनी है कि संदेह से पहले अपराध जो है साबित नहीं हो पाया या ऑनरेबल एक्विटल, दोनों में क्या अंतर है। इसको लेकर एक बेसिक लॉ है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर किसी मामले में आप जो है गवाही करवा रहे हो और वह गवाही जो है आपके सारे हॉस्टाइल हैं, तो ये माना जाएगा कि कंसर्न प्रोसिक्यूशन ने अपने अपराध को संदेह से पहले जो है साबित नहीं कराए।
और उस पर्सपेक्टिव में जो आपका एक्विटल है वो है फेलियर ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस। बट जब गवाह आ गए, उसको आपने कंटेस्ट कर लिया और कंटेस्टिंग के बाद कोर्ट आपको मेरिट से बरी करता है, तो उसको हम कहते हैं ऑनरेबल एक्विटल। तो यहाँ पर गवाह हॉस्टाइल हुए होंगे, जिस कारण जो है बरी कर दिया। तो जिस कारण ये तर्क रहा कि चूंकि ऑनरेबल एक्विटल नहीं है तो बेनिफिट ऑफ रीइंस्टेटमेंट जो है हम नहीं दे सकते हैं। ही सबमिट्स दैट व्हेन द कोर्ट रिकॉर्ड्स that the accused has been falsely implicated and there was absolutely no evidence to connect him with the crime, then it can be treated as an honorable or clean acquittal। कि जब एक मैटर मेरिट्स पर हो, उसको कंटेस्ट किया जाए और सारी एविडेंस को देखते हुए ये कोर्ट ये माने कि फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है, तो ही एक क्लीन एक्विटल है, तो ही एक ऑनरेबल एक्विटल है, अदरवाइज इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। इन द केस द पिटिशन हैज़ बीन एक्विटेड ड्यू टू द लैक ऑफ द एविडेंस, it is a simplicator acquittal and it is not a honorable acquittal which would entitle him to seek the reinstatement। कि ये सिंपल एक्विटल है, ये बियॉन्ड डाउट प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया है, वैसा एक्विटल है, पर ये वैसा एक्विटल नहीं है कि जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि उसे ऑनरेबल एक्विटल दिया गया है और उसे बेनिफिट ऑफ रीइंस्टेटमेंट दिया जाए। फर्दर मोर, विदाउट prejudice to the aforesaid submission that the petitioner having not been honorably acquitted, he is not entitled to be reinstated। चूंकि वो ऑनरेबली एक्विटेड नहीं हुआ है, जिस कारण उसे रीइंस्टेटमेंट का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। हिट आउट किया है यहाँ पर कंसर्न प्रोसिक्यूशन ने, इस बात को आप जो है नोट कर लो। साथियों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तर्क क्या रहा? In any event, the petitioner is not entitled to any consequential benefit either for the period during which he was suspended and even for the period for his dismissal। Important है, हिट आउट किया है यहाँ पर कंसर्न प्रोसिक्यूशन ने कि कोई बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। और इन्होंने रिलाई किया ऑन द जजमेंट ऑफ द एपेक्स कोर्ट राज नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका साइटेशन है 2019 SCC पेज नंबर 809। ही कंटेंड दैट द पिटिशनर बी ग्रांटेड द कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एक्विटल। He further submits that even though no departmental proceeding have been initiated against the petitioner in respect of the incidental which lead to his conviction and subsequently acquittal, two departmental charge sheet has been issued to him while he was in service on which no action has been taken against him on account of his dismissal from his services। He therefore prays that in case the petitioner was to be reinstated, the respondent be granted liberty to initiate further action against him on the basis of the further charge sheets। ये इंपॉर्टेंट है। पर एक बात समझने वाली है कि जो राजनारायण वाला फैसला है उस पर क्या रेशो था, ये कहाँ लेट डाउन किया प्रोसिक्यूशन ने। वो तो सिंपल सी बात थी कि इसके खिलाफ जो है कार्रवाई चली और जो एक्विटल से बेनिफिट से वो दे दो, और इसके अलावा अगर फर्दर हम चार्जशीट्स कर रहे हैं तो उस पर हम प्रोसीड कर सकें, उसके लिए हमें लिबर्टी दे दो। अरे कितनी बेवकूफ़ी की बातें हैं कि सिंपल शॉर्ट केस है यार, कि जब वो बरी हो गया और अल्टीमेटली एक्विटल के बाद वो अपना हक मांग रहा है, तो उसको क्यों नहीं अपना हक देना चाह रहे हो? मतलब चाहती क्या सरकारें कि हम पब्लिशमेंट को मार दें, उनको हम कोई बेनिफिट्स नहीं दें और ये मान लें कि वो चोर हैं। पर ठीक है, आपने केस चला लिया, अल्टीमेटली जब वो एक्विटल हो गया और अपना हक मांग रहा है, तो क्यों सरकारें उसे अपना हक नहीं देना चाहती है? ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ऐसी ऐसी रूलिंग पेश की जाती हैं कंसर्न स्टेट की ओर से कि जो रूलिंग केस में लागू ही नहीं होती हैं। मतलब अभी इस रूलिंग को मैंने पढ़ा, आप भी इस फैसले को निकाल के पढ़ना तो आपको बड़ी हंसी आ जाएगी कि ये जजमेंट कहाँ लागू हो रहा है इस केस के अंदर। ठीक है, उनकी इच्छा जो उन्होंने कर दिया। अल्टीमेटली देखते हैं कि जब पिटिशनर की बारी आई तो उसने प्लेस किया डिविजनल बेंच के जजमेंट के ऊपर, जिसका टाइटल था जहान सिंह वर्सेस ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि द पिटिशनर वॉज बेस्ड ऑन हिज कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग dismissed from services under rule number 19 subclause 5 of CCS rules without holding any departmental inquiry. The question as to whether the petitioner acquittal was honorable or not is immaterial. He submits that rule 19 subclause 5 use the word acquittal and makes no difference between honorable acquittal and simple acquittal. He submits that once the respondent have been acquitted, in that scenario the departmental inquiry could not be allowed on that ground। इंपॉर्टेंट कंटेंशन था कंसर्न डिफेंस का और कंसर्न पिटिशनर का। कितना अच्छा दिल को सवारी ये बात ये कि भाई इस पर कार्रवाई चली, ठीक है, आपने सस्पेंड कर दिया, वो कन्विक्ट हुआ, आपने जो है इसको डिसमिस कर दिया, पर जब वो बरी हो गया तो रजिस्टर्ड करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? इट इज़ टोटली इमटेरियल कि उसका ऑनरेबल एक्विटल है या उसका जनरल एक्विटल है। अब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है? Having regard to the submission of the learned counsel for the parties in Perusa record, I found merit in the petitioner plea that the nature of acquittal is totally immaterial. The point is that he got acquitted। अगर वो एक्विटल हो गया है तो वो कैसे हुआ, ये मटेरियल है। और कोर्ट का कहना ये है कि अगर वो एक्विटल है और रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होल्ड नहीं करी है, देन they are not permitted
to now urge that since his acquittal while ordered so and so is not honorable, he will not the benefit of getting the reinstatement in the services. Even though कोर्ट ने लिखा कि I am of the view that, कि मैं इस व्यू का हूँ, the respondent number 2 cannot be permitted to take the plea that since it does not perceive the petitioner acquittal to be honorable, there is no obligation on the respondent to reinstate. की ऐसी इजाज़त नहीं देंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को कि आपने उसका एक्विटल जो है ऑनरेबल कंसिडर नहीं करा है, जिस कारण उसको आप रीइंस्टेट जो है नहीं कर सकते. आई हैव एग्जामिन्ड द ऑर्डर डेट सो एंड सो टू कंसिडर द रेस्पोंडेंट्स प्ली दैट द पिटिशन एक्विटल वाज नॉट ऑनरेबल. हैविंग पेरूज्ड टू द सेड डिसीजन, आई एम ऑफ कंस्टेंट व्यू दैट the respondent plea that the petition acquittal is not honorable is clearly misplaced, misconceived, कि जो अप्रोच है डिपार्टमेंट की वो misconceived है. In this regard, it may be useful to note number of judgment. कई जजमेंट को जो है कोर्ट ने यहाँ पर लिखा और कोर्ट का ये मानना है कि चूंकि अपीलेंट का एक्विटल है और प्रोसीडिंग फर्दर इनिशिएट नहीं है, तो वहाँ पर बेनिफिट ऑफ रीइंस्टेट का उसको लाभ दिया जाना चाहिए. कोर्ट का ये कहना है, in the light of the above, looking into the facts and circumstances, I am of the view that the petitioner deserves to be reinstated in the services. ये कोर्ट का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कोर्ट ने लिखा है, in light of the aforesaid, I have no hesitation to hold that the petitioner is entitled to get the reinstatement in his services with all the consequential benefits. तो ये कोर्ट का जो है इंपॉर्टेंट प्ली निकल के आया और इसने जो है काफ़ी राहत दी कंसर्न पिटिशनर को. The petition is allowed by directing the concerned respondent to reinstate the petitioner in service with all the consequential benefit. तो कुल मिला के एक बड़ी राहत पिटिशनर को, एक बड़ी राहत डिफेंस को. तो साथियों घबराए नहीं, आप जब पॉइंट पकड़ के आर्ग्यू करो, आपको एक ही बात रखो कि भाई मेरा एक्विटल है, मुझे बेनिफिट दिया जाना चाहिए. और जब भी आप एक प्रॉपर ज्ञापन दो तो उसमें सारी बातों को लिखो कि इस केस में क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या लॉ आप पे एप्लीकेबल है और कैसे आपको बेनिफिट दिया जाना चाहिए. और बार बार रिमाइंडर देते रहो. अगर फ़ायदा नहीं दे रहे हैं तो आपके पास सीधी सीधी रेमेडी है हाईकोर्ट की कि रेट ऑफ मैंडेमस आप फाइल करो, इशू नोटिस कराओ और कोर्ट से कहो कि मुझे बेनिफिट दिलाए. और जो भी आपके पॉइंट्स हैं अगर आप प्रॉपर रखे हुए हो और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं और आपका ज्ञापन प्रॉपर है, तो वहाँ पर उनको जवाब देना जो है भारी पड़ जाएगा. तो कुल मिलाकर घबराए नहीं, अपने डॉक्यूमेंट्स को मजबूत रखें, निश्चित तौर पर हम जो है जीत जाएंगे. और एक बात समझ लो भाई, कुल मिला के हमें चलना पड़ेगा प्लान वे में, क्योंकि हम डिफेंस हैं. ये नहीं कि रात को जग रहे हैं और सुबह मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट जाके मतलब नहीं है. आपको एक पेशेंस वर्क करना है. आपको मालूम है कि प्रोसिक्यूशन ये चाल चलेगा, तो उससे पहले जो है अपना होमवर्क तैयार रख लो, आपका रिसर्च तैयार रख लो, आपका ब्रीफ रेडी रखो और किस पॉइंट पे हिट आउट करना है उसको रेडी कर लो. और वहाँ पर लगातार जो है रिमाइंडर पर रिमाइंडर देते रहो. और निश्चित तौर पर जो है जब उनके पास कोई तर्क नहीं होंगे, उनके पास कोई काट नहीं होगा, तो वहाँ पर बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा. तो घबराने का नहीं है, कीप स्माइलिंग और निश्चित तौर पर हम जो है जीत जाएंगे. तो साथियों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना. मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.